नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और स्वागत है आपका खबर फास्ट के ई संवाद में, जहां हम कर रहे हैं सीधा संवाद उन प्रतिनिधियों से जिन्हें आपने चुना। बात चाहे सत्ता में बैठे सरकार के नुमाइंदों की हो या विपक्ष में बैठे नुमाइंदों की, दोनों से ही ये जानना जरूरी हो जाता है कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण को लेकर जो नीतियां बनाई गई हैं वो क्या हैं और उनसे विपक्ष कितना संतुष्ट है या उसकी क्या राय है। मौजूदा हालात में सरकार कैसे आगे बढ़ रही है और विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है। जनता की खुशहाली और प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए मजबूत सरकार के साथ मजबूत विपक्ष का होना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वो विपक्ष ही होता है जो सरकारी नीतियों और फैसलों को जनहित के मुद्दों से जोड़कर जन समस्याओं को सामने लाता है। सरकार में बैठे लोग अगर जनप्रतिनिधि होते हैं तो विपक्ष जनता की आवाज होता है, और हरियाणा में जनता की इस आवाज को मुखर होकर उठाने का काम कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एलएलबी शिक्षित भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 9वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस नेता के तौर पर इनका सियासी सफर काफी लंबा रहा है। 1972 से 1977 तक रोहतक जिले के गांव किलोई से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1980 से 1987 तक हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रोहतक पंचायत समिति के अध्यक्ष और हरियाणा के पंचायत परिषद के अध्यक्ष रहे। 1991, 96, 98 और सन 2004 लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीते और साल 1996 से 2001 के दौरान हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। 5 मार्च 2005 को पहली बार भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 25 अक्टूबर 2009 को वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। दोनों ही बार वो हरियाणा की सांपला विधानसभा सीट से चुनाव जीते। साल 2002-2004 तक वो हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और एक बार फिर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष के नाते सरकार की नीतियों को लेकर उनके मन में, दिमाग में क्या सवाल उठ रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, जनता के लिए क्या चाहते हैं, सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस संवाद में। धन्यवाद सर, लगातार सवाल उठा रहे हैं आप सरकार के फैसलों को लेकर, नीतियों को लेकर। सरकार कहती है कि कांग्रेस ईर्ष्याग्रस्त हो गई है क्योंकि वो देख नहीं पा रही है कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसकी प्रशंसा की जाए या प्रशंसा हो। सिर्फ सरकार के राह में रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस कर रही है। देखिए कायनात जी, रोड़ा अटकाने जब भी कोविड हुआ, कोरोना आया जी उस समय सभी राजनीतिक मीटिंग बुलाई मुख्यमंत्री जी ने जी। उस टाइम भी कहा था अभी हम हैं, ये लड़ाई कोरोना के खिलाफ नहीं है। कोरोना का हम सब एक होकर लड़ सकते हैं, हम साथ हैं और केवल पक्ष और विपक्ष लोगों को भी साथ लेके उसी तरह से लड़ाई लड़ेंगे तो जीत पाएंगे। और हम अलग आपस में लड़ते रहे तो कोरोना नहीं आ रहा। लेकिन कोरोना के आड़ में ऐसे फैसले थे जो किसान को आज सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सा वर्ग है? 2 वर्ग हैं, एक किसान है, एक अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, जैसे आपके प्रवासी मजदूर हैं या अनऑर्गेनाइज्ड मजदूर हैं जो खेत काम करते हैं, या मान लो कोई 3 व्हीलर चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, बार्बर की दुकान रखी है, कोई प्लम्बर है, ये अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है। वो लॉकडाउन के फैसले से अनएम्प्लॉयड हो गए। वो तो रोज कमाते थे, खाते थे, रेडी चला रहा है, ऐसे जिनका रोज कमाई का पेट भरने का काम था वो सब अनएम्प्लॉयड हो। तो हमारा ये सर यहाँ बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगी। आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, आवाज ठीक से आपको मिल नहीं पा रही है। हम दोबारा से आपसे कनेक्ट करेंगे। इस बीच आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जीवन परिचय पर एक नजर हम यहाँ पर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एक लंबा सियासी सफर यहाँ पर रहा है और लंबे वक्त से कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे हैं। विरासत से यहाँ पर कह सकते हैं कि सियासत जो है इनको मिली है। पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं और संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, और उसके बाद जब भारत को आजादी मिली तो पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। उसके बाद यहाँ पर एक पीढ़ी से जो सफर शुरू हुआ वो
भूपेंद्र हुड्डा से होते हुए अब उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा तक पहुंच चुका है। तो ये सिलसिला, सियासी सफर का सिलसिला जो है अभी भी लगातार जारी है। लंबे वक्त से जनता का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 9 साल तक सत्ता पर राज किया है हरियाणा की। और इस बीच जब सत्ता पर काबिज थे तो हरियाणा नंबर 1 का एक नारा जो है वो भी यहाँ पर सुनाई देता था। अब विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जनता के मुद्दों को विधानसभा में ही नहीं बल्कि बाहर भी उठाने का लगातार प्रयास करते हैं। तो रोहतक पंचायत समिति के अध्यक्ष और हरियाणा के पंचायत परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1991, 96, 98, 2004 में लगातार 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते, सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी बने और मुख्यमंत्री भी बने। तो सियासत के हर क्षेत्र से गुजर चुके हैं, जनता से जुड़े हुए हर एक मुद्दे को, हर समस्या को बहुत करीब से देख चुके हैं और बागडोर हरियाणा की 2 बार अपने हाथ में लेकर उसका कुशल संचालन जो है वो कर चुके हैं। तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा जो हैं अपनी पहचान रखते हैं, एक जाना पहचाना नाम कांग्रेस का। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के और कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको रोकने के लिए बीच में माफी चाहते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि आपकी आवाज पूरी क्लियरिटी के साथ लोगों तक जा सके। आप जो कह रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, वो चीजें एकदम क्लियर हों, क्योंकि संवाद है तो ये संवाद पूरा सार्थक होना चाहिए। जी सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं कह रहा था कि सभी होगा मीटिंग पाई थी, उसमें मैं विपक्ष हमारा ये कहा था कि इस पार्टी में हम सरकार और सब लोग सभी वर्ग हमें इकट्ठा होकर लड़े तो हम जीत पाएंगे। जो सारी दुनिया में परेशान है और काफी हद तक हम कामयाबी जी। लेकिन कुछ फैसले ऐसे सरकार ने तो जनप्रति से, क्योंकि खास तौर पे 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग में तो सबसे ज्यादा परेशान है किसान है और जो अनऑथराइज्ड लेबर है, जिसमें आप जो मजदूर को लगा सकते हो, जो रिक्शा चलाते हैं, चलाते हैं, कोई बार्बर शॉप है, कोई प्लम्बर है जी। इस प्रकार के छोटे दुकानदार है, रेडी वाले, गाड़ी वाले हैं, ये वर्ग जो है ना वो एकदम बेरोजगार हो गए। अब उनसे कम सरकार को उनकी मदद में करना चाहिए था, मिनिमम देना चाहिए था। राशन देगा, राशन पहले से हमने कहा कि ग्रीन कार्ड वाला राशन, तो उसमें इतना डिले कर दिया और फिर लिस्ट हो ये, और किसान के साथ खरीद गेहूँ की सलाई, सरसों की सलाई खरीद में जिस प्रकार से चला, कभी उनको एक बुलाओ, कभी जो है तो आप 8 दो, कभी किसान को दो। आज ये क्या हुआ कि इतनी आवक चाहिए, इतनी पैदावार है, आज खरीद बहुत है, खरीद मुश्किल से 68 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जबकि 70 लाख टन था और हमारे जो है वो 1 लाख मीट्रिक टन की है पैदावार। तो कहाँ जाएगा किसान? फिर मंडी में उनका अनाज हुआ, बेमौसमी बारिश हुई और इस प्रकार से अब तक भी है। देखिए 27 लाख मीट्रिक टन की पेमेंट हुई, पेमेंट किसान की 13,000 से ज्यादा होती है और अब तक कुल 5,000 कुछ पेमेंट हुई है एक महीना, जबकि क्या फायदा है? 72 घंटे किसान बचेंगे। अब कहीं गोडाउन में किसान बढ़ जाएगा, किसान लेकिन सर, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से खुद ये आश्वासन दिया गया था कि जब तक एक दाना फसल का नहीं खरीद दिया जाता तब तक खरीद बंद नहीं होगी। खरीद केंद्रों की संख्या भी यहाँ पर सरकार की तरफ से बढ़ाई गई। जो परेशानियां यहाँ पर इस बार आई किसानों को, वो परेशानियां जैसे अगर अनाज के रखरखाव की बात कर ले, गेहूं के रखरखाव की, ऐसी परेशानियां पहले भी देखी गई हैं, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा कि हमने पूरी कोशिश जो है वो की है कि किसान किसी भी हाल में परेशान ना हो। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, देखिए एक दाना खरीदना
सरकार की जिम्मेवारी है, पर एक एक खाना बनाना भी सरकार की जिम्मेवारी है। अगर समय पर अब लिफ्टिंग जो है 40 लाख मेट्रिक की हुई है, जब लिफ्टिंग नहीं हो, मंडी खाली नहीं होगा तो फिर कैसे किसान आएगा? उसको तो कूपन लेके जाते हैं। फिर पेमेंट एक एक महीना जो किसान 25 तारीख को मंडी में अपना अनाज दे चुका है उसको पेमेंट मिलती है, उसके बाद कल पड़ देगा। जो 5 साल 8 दिन के बाद पेमेंट 8 दिन 5 साल का जो है जब तक गई तो एक एक महीना पेमेंट मिलेगी। अगली फसल तैयार है, अगली फसल उसमें एक और नई बात उसने कर जिसका बिल्कुल जोर है, ये कहती है कई वस्तुओं का नाम लेते हैं उसमें जो धान बोते हैं वो 50% धान हम 7 बचेंगे। अब इस टाइम कौन सी पड़ेगी उसमें धान की तैयारी करनी है, किसान का कितना नुकसान हो, जबकि मौसम विभाग कह रहा है कि अब मानसून जो है 47 की बजाय 70 दिन की आएगी, पर से बारिश पड़ेगी तो धान के लिए करेंगे। और वो कहते भाई ये इससे हमने क्या है कि जो 4 ब्लॉक होते हैं जो 10 तक गिर गया है उसके भाई 10 तक ने इसी बात बताई थी। आपने तो उल्टे पहले आ रहा है खुद ही खुदाई ने स्पष्ट कर दी 400 करोड़ तक के नया इन्होंने उस हमने झील सिरसा में हमने कोटला झील बनाई, मेवात तो ऐसे किस्म के नए भरे तालाब भरे रिजर्व करें 6 साल में क्या बढ़ किया है। एक कोई फैसला लेना है तो कोविड टाइम नहीं लेना चाहिए, अगले देखे किसान को पहले चेतावनी मिलेगी। एकदम जो धान बोने के एक फैसला सुनाना ये गलत है, यही बात है, ये हमारी जिम्मेवारी। बाकी जहाँ तक कोरोना के साथ लड़ाई है उसका साथ है। लेकिन सर अगर दूसरी तरफ देखें सरकार ने कई जो फैसले लिए किसान की जी संवाद किया, हमने संवाद नहीं किया और ये संवाद की बात है। किसान को तकलीफ होगी सारे प्रदेश को तकलीफ होगी, अब ये होगी। आप देख रहे हैं मजदूरों पर लाठियां चलती है। भाई एक बात बताइए है, आप इनका ध्यान रखना चाहिए था, कोई ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। आप जगह जगह से कभी यमुनानगर में लाठी चलती है, कभी बॉर्डर पे नहीं जान सकते, कभी पंजाब जाने देते को, तो परेशान है ना। परेशानी तो है ही, लेकिन सर यहाँ पर कई बार ये भी सुनने को मिला है कि सरकार तो सभी को साथ लेकर चलना चाहती है और सबके सुझाव भी आमंत्रित करती है, लेकिन विपक्ष जो है वही यहाँ पर साथ चलने की बजाय उल्टी दिशा में ही जो है काम कर रहा है और सामंजस्य बिठा नहीं पा रहा है। सरकार नहीं बिठा पा रही या विपक्ष नहीं बिठा पा रहा? कौन सी उल्टी दिशा में काम किया? जो गलत करते हैं उनका तो हमने कहा है और बिल्कुल हम तो साथ चल रहे हैं, लेकिन साथ चलने का अपनी कोरोना का बहाना लगे आप किसानों का फैसला तो अभी आप धान नहीं बोल और जो धान बोएगा प्रोटेक्ट करना एक उसका अधिकार है, अधिकार इससे कोई ऐसा नहीं सकता, कोई विरोधी फैसले नहीं कर सकते। हम साथ हैं इस लड़ाई के साथ है, कहाँ साथ किया बताइए? जहाँ तकलीफ है हमारी पार्टी ने सबने जगह जगह लोगों खाने भी खिलाए हैं, पूरी सेवा की है, पूरा वॉलंटियर का काम किया, हर जगह किया। जब सर्वदलीय बैठक भी हुई मुख्यमंत्री के साथ में, आप लोग उसके बैठक में शामिल भी हुए, उस दौरान क्या इन सभी मुद्दों को लेकर के भी कोई चर्चा हुई और आपकी तरफ से ये सुझाव जो हैं वो दिए गए? सब सुझाव गए हमारे ये भी किसान को तो हमारे दिया कर पहले केंद्र सरकार फैसला करेगी बाद करेगी, लेकिन आप सुझाव गए हाँ उनका भी हम करेंगे किया कुछ इसी प्रकार से सुझाव हर चीज के लिए हमारे गए हैं और अब भी इससे भी हम सुझाव आपके माध्यम से भी दे हैं। फैसला किया धान का इस किसान हरियाणा के पहले ही किसान तो पुलिस में है और तकलीफ क्यों साल में हाँ उसके साल देखता हूँ प्रचार करूँ ऑल्टरनेटिव क्या ऑल्टरनेटिव आमदनी। लेकिन सर आपको नहीं लगता ये जो बिचौलियों को बीच से हटाने के लिए सरकार ने हमारे समय जब हम हमारी सरकार थी जी लोग काफी दाम देते थे तो हमने ये नहीं कहा करेंगे, हमने लोग प्यार किया अच्छे बीज आज अच्छे बीज हो आज जाते हैं BSR जो है पद्धति को बदलो होने की उसमें पानी कम लाग ये तरीके ढूंढने हमारा हम का
तक लेके आए, आपका पारा जो है उससे कंपनसेशन होती है, सब्सिडी आप उसमें टैक्स लग गया, मान लो 60,000 में 12,000 मतलब टैक्स जीएसटी लग गया। हमारे टाइम तो नहीं था, इसराइल लिए भी। तो किसान के ऊपर देखिए डीजल का 9.14 हमारा वो था जी बढ़ाकर कर दिया, अब 1 रुपया और बढ़ा दिया किसान के जुताई की आई। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखिए ये कहना है अगर आमदनी कम है, आर्थिक नहीं है, प्रदेश कर्जा हमारे कोई सवाल नहीं बोला, फिर आप कर्जा लेना समझ। अगर कर्जा आप लेंगे इसको कोरोना की लड़ने के लिए, हमारे कुछ सवाल नहीं करेंगे हम, लेकिन कर्जा लो, उनकी मदद बिल्कुल। सरकार की नीतियों पर आप कितने संतुष्ट हैं और कितने संतुष्ट, सर इस पर हम बात आगे जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे ये जरूर जानने की हम कोशिश आगे करेंगे कि अभी जो है विपक्ष के पास सरकार के लिए क्या सुझाव हैं और किस तरह से विपक्ष चाहता है कि सरकार एक अच्छी पहल जो है वो कर सकती है ताकि सभी को राहत यहाँ पर मिल सके, क्योंकि समस्या जो है वो सभी के लिए बड़ी है और चुनौती सभी के लिए सामने खड़ी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर फास्ट पर चल रहे इस संवाद में। बात हो रही है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। 2 बार सत्ता में रह भी चुके हैं और करीब से सत्ता को चला भी चुके हैं और अब यहां पर विपक्ष में बैठ करके सरकार की हर एक नीति पर, फैसले पर बारीकी से नजर भी रखे हुए हैं। सर एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपसे मैं ये जानना चाह रही हूं कि हम आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, राज्य सरकारों के लिए भी एक बड़ी राहत जो है उस पैकेज से है। हरियाणा के लिए कितनी बड़ी आप मानते हैं कि वो राहत रहेगी? देखिए जो 20 करोड़ का दिया है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उसका घोषणा की थी, ये देश के किसान को, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स को बहुत सारी उम्मीद थी कि सीधा उनको मदद मिलेगी, लेकिन सीधी मदद नहीं मिली उसमें। ये तो एक किस्म से ऐसा है, गुप्त दान जैसे होता ना, वो दे दिया। उसके बाद किसको फायदा होगा इसका अभी मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, किस टाइम फायदा होगा, लेकिन जो हाल जो लोगों की जरूरत थी, तो उम्मीद थी, वो नहीं। स्टेटों को भी दिया होगा, कुछ मिला है, लेकिन स्टेट का मिलने का फायदा जब है, जब जो जैसे मैंने कहा जो वर्ग तकलीफ में है उनकी कोई मदद करे। खाली ये कहना कि भाई हमने राशन दे दिया, राशन तो राइट है, पहले से है, सिर्फ ग्रीन कार्ड का इन्होंने कुछ दिया है कुछ आदमी को, बाकी तो सबका अधिकार है। तो इस किस्म से जैसे एमई का कहा कि हमने राहत दी है, वही 3 महीने तक जो इनको एम्प्लॉइज को तनख्वाह देगा, ब्याज भी लगेगा, सारे एम्प्लॉइज चले गए। तो इस प्रकार से राहत देनी है। अब मान लो होटल है और कोई छोटे लघु कारखाने हैं, उनके फिक्स चार्जेस है बिजली के फिक्स चार्जेस, वो बिजली चल नहीं रही है, होटल बंद है, लेकिन वो फिक्स चार्जेस दे रहे हैं। वो एक्चुअली कंज्यूम चार्जेस दो। जो गरीब आदमी है, छोटा दुकानदार है, जो वर्ग जो मैंने बताया है, चाहे वो 3 व्हीलर वाला है, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे नाई की दुकान का है, कोई किसी की बात शॉप है या प्लम्बर है, उनका कंज्यूम, गरीब आदमी को तो 3 महीने तक 300 इसकी बिजली माफ कर दो, 300 यूनिट तक। जी हाँ, 300 यूनिट तक बिजली माफ कर दो। तो इस किस्म की राहत दो ना, जो दे सकती है सरकार को देना चाहिए। अब सरकार ने इस किस्म की कोई राहत नहीं दी। मान लो किसान को कहा, किसान को तो वही दिया है जो बजट में पहले से था। कोविड के नाम का क्या मिला है? 2,000 रुपया 6,000 कह रहे साल का मिलेगा, वो तो बजट पिछली बार दे चुके उस बार को, नया नहीं है ये, वो भी 20 लाख करोड़ में इंक्लूडेड है। तो इस किस्म से कोई जो उम्मीद थी वो उम्मीद हमारी रह ही गई।
अधूरी रहेगी। धान बुआई को लेकर के भी इस वक्त जो है इस मुद्दे पर भी सियासत गरमा रही है। आपकी तरफ से कहा गया है कि जो किसान यहाँ पर धान की बुआई करना चाहते हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। हालांकि सरकार ये बात लेकर पहले भी अपील कर चुकी है और नियम भी बना दिया गया है कि क्योंकि भूमिगत जो जल है उसका संरक्षण करना है, तो अपील सरकार ने की है कि धान की बुआई जो है किसान इस बार ना करें, किसी दूसरी फसल की वो बुआई कर लें। तो पानी भी बचाना है और फसल भी जो है उसका भी नुकसान ना हो किसान को, सरकार ये चाहती है। लेकिन कांग्रेस फिर यहाँ पर क्या कहें कि सरकार फिर कहती है कि सरकार के जो रास्ते में एक तरीके से अटकल कर रही है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। पानी बचाना जरूरी है। पानी बचाने के लिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जल स्तर ऊपर हो आए, उसके लिए क्या दादूपुर नलवी जिसमें 400 करोड़ रुपए लगे थे, वो इसी के लिए है। कोई और थोड़ा ही था कि वहां का वाटर टेबल ऊपर आ जाए। जो O2 हमने झील बनाई है उसका भी यही काम था, कोटला झील का भी यही काम था। कुछ नाले और नदियां भी हमने करी, ड्रेनों में पानी भर के रखा और ये स्प्रिंकलर से या ड्रिप इरिगेशन से किया था, पानी कम लगे बचाएं। तो वो सुझाव लेके आए। ऑल ऑफ सडन वो अब कोई बीज किसी की बिजाई नहीं हो सकती, समय नहीं किसान के पास, धान की बिजाई आ गई है उसके सिर पे और आप कहते हो अब धान मत बो, तो कहाँ जाएगा किसान? तो पहले तकलीफ में है। इस टाइम ये फैसला ठीक नहीं है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। अगली बार किसानों को सुझाव करके भाई आप ये बोगे तो आपको ये मिलेगा, हम ये MSP देंगे। खाली ये कहने का मतलब पहले दिया BSR पहले भी कहा था पिछली बार 2000 देंगे अब जो मक्का बोएगा पर एकड़ और उसकी इंश्योरेंस करेंगे। तो कितने की हुई, कितने को लाभ मिला? सरकार को लाभ नहीं मिला। तो विश्वास सरकार का नहीं होगा जब तक ऐसी स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। हाँ, और ये संकट का समय है। संकट के समय में देखो जब लड़ाई होती है तब ऐसे फैसले नहीं लिए जाते। वो एक टारगेट लड़ना पड़ता है, कोरोना से लड़ना है। जिसको जो और तकलीफ में है उसको और तकलीफ देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, यहाँ पर ये बात नहीं होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सर, एक और बात यहाँ पर आपसे हम चाहेंगे कि आप उस पर भी अपनी बात रखें कि अभी MSMEs को जो है राहत देने के लिए और इस संकट से उबारने के लिए अलग से विभाग भी बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने ये विभाग बना दिया है, जिम्मेदारी देखेंगे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला। क्या मानते हैं कितना ज्यादा ये जो है कारगर कदम है? किस चीज को राहत देंगे? किसको MSMEs MSME को मैं बता दूंगा। जो इन्होंने राहत मुख्यमंत्री ने अनाउंस की है, इन्होंने क्या कहा है कि जो अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देगा 3 महीने का उसका ब्याज सरकार दे देगी। ये एम्प्लॉयज तो चले गए, एम्प्लॉयज तो 1/3 भी नहीं रह गए। ये नहीं, MSME का जो है सही राहत देनी है तो उनको पूरी मदद करनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसका जो अब कर्जा ले उसमें राहत चाहिए। खाली से तो कोई लाभ नहीं है, ये सिर्फ दिखावे की बात है। जब जो अब तक अनाउंस किया वो उससे फालतू कुछ किया नहीं है। और जो फिक्स चार्जेस ले रहे हैं वो उसकी जगह जो एक्चुअल लेना चाहिए, चाहे वो होटल है चाहे कोई छोटा उद्योग है। तो इस प्रकार से राहत देने की बात करें, खाली जबानी अब तक तो राहत दे देनी चाहिए थे। तो अब समय है, क्योंकि ढील हो गई है। चौथा लॉकडाउन के बाद अब ढील शुरू की है, कारखाने शुरू हुए हैं, अब उनको जरूरत है, सारे की जरूरत है। ये सर आप कैसे देख रहे हैं? हम चौथा लॉकडाउन जो है उसमें प्रवेश कर चुके हैं, रियायतें भी यहाँ पर अब दी जानी शुरू हो चुकी हैं। तो सरकार की आप कैसे देख रहे हैं कि जो नीतियां हैं वो सही दिशा में जा रही हैं, या कहीं आप देखते हैं कि सरकार को दोबारा से उन पर विचार करने की जरूरत है? चाहे बात हेल्थ को लेकर हम कर लें, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजों को लेकर लिए गए फैसलों पर कर लें, या और दूसरी चीजें चाहे उद्योग, ट्रांसपोर्टेशन, जो सब चीजें अब शुरू हो रही हैं उन पर आप मानते हैं सरकार एकदम सही दिशा में अब आगे बढ़ रही है? देखिए, ये लॉकडाउन करना तो केंद्र सरकार का काम है, फिर अब स्टेटों को क्या आप कैसे स्टेट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि लॉकडाउन सदा के लिए नहीं रख सकते आप। ये बात ठीक है कि लॉकडाउन खुला है, हमारे को और ज्यादा सतर्क होना है, संक्रमण और फैल सकता है, तेजी से भी फैल सकता है, लेकिन जब भी रुक सकता है हम लोगों को पूरी चेतना जगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो भी एडवाइजरी हो उसको माने और सरकार भी पूरा प्रबंध करे।
मतलब जैसे पहले हफरा तफरी होगा, ऐसा नहीं बचे भाई आप अपने मजदूर भेजने हैं तो इकट्ठे हो गए एक जगह हो गए, खाने का प्रबंध है, तो इस प्रकार से ताकि नजदीकी ना हो, शारीरिक दूरी बनी रहे, इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए किस तरह से फैसला लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये प्रवासी तो मजदूर बहुत सारे चले गए। आपको अंदाजा नहीं है बेरोजगारी कितनी फैल चुकी है और कितना दिक्कत है। मेरे बहुत सारे जो उद्योगपति उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं जी हम क्या चलाएं, हमारे पास तो मजदूर नहीं, हमारे तो चले गए, ना कोई आगे मार्केट है, ना कोई खरीदार है, ना मजदूर है, मैन्युफैक्चर। तो बहुत टफ टाइम है ये, बहुत सोच समझ के चलने की बात है। बार बार सबसे विचार करके क्या समाधान हो सकता है, वो एकदम जल्दी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, समाधान इसका निकालना चाहिए। और जो भी सहूलियत उद्योगपति को देनी वो दो, जो मजदूरों को देनी चाहिए मजदूरों को कम से कम मिनिमम वेजेस, जो चले गए उनको मिनिमम वेजेस तो दें, बुलाएं, दें, मदद करें, उनमें विश्वास पैदा करें। अब कई तो मैंने एक ये भी कहेंगे भाई हम कुछ भी अब नहीं आएंगे वापस, अब उनको बुलाने के लिए एक माहौल तो तैयार करना पड़ेगा ना। तो इन सब उनकी सुरक्षा का, उनके भविष्य का तो अश्योरेंस देनी पड़ेगी ना। वो सरकार ही दे सकती है ना, आप और मैं नहीं दे सकते, जो भी सरकार हो। सर, क्या आप मानते हैं या ये लगता है कि सरकार अपना कोई प्लान बी भी आगे लेके चल रही है? स्थिति पर अभी जो है वो नजर रखी जा रही है, हालात अगर कुछ भी थोड़ा बदलते हैं तो फैसले भी उसके हिसाब से बदले जा सकते हैं, और इसके लिए क्या विपक्ष को भी विश्वास में लिया है सरकार ने? नहीं, हमारी मीटिंग हुई है, नहीं जैसे सुझाव दिए हमने, सुझाव पे अमल नहीं किए जो कि करने चाहिए थे। हमने, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, हम चाहते हैं लड़ाई लड़ना इनसे और लोगों को तकलीफ ना हो। इसमें आप भी हमारा यही समझ है, जैसे ये फैसला धान का लिया है, ये बिल्कुल जरूरी होती है, इनको वापस लें, सबको साथ लेके लड़ाई लड़ें, जो अनाज पड़ा उसकी पेमेंट करवाएं जल्दी से जल्दी, ताकि किसान अगली फसल बो सके। जो बेरोजगार हो गए वो बेचारे बेरोजगार में फिर से आए थे, रिक्शा वाला है और उनको मदद करें। जैसे अब पीछे अब सैलून बंद रहे, पर विश्वास बंद रही, उनके बिजली के बिल तो आते रहे, दुकान के छोटी दुकानों में बिजली के बिल तो आते रहे, एवरेज में भेज दिए। तो 3 महीने के लिए उनको रियायत दो, जो संकट का समय है सब मिलजुल के काटा, उनको जो वर्ग जिनको रियायत की जरूरत है उसको रियायत दो और जो मदद करेंगे। आप ये अच्छी तरह से समझते होंगे कि सरकार जो है कितना वहन कर सकती है, राजस्व कहाँ से सरकार के पास आता है, और अभी कितना ज्यादा वो नुकसान जो है उठा चुकी है इस लॉकडाउन पीरियड में। तो अभी कितनी सरकार अभी मदद कर सकती है या नहीं कर सकती है, कहाँ से वो सब चीजें मैनेज हो सकती है? देखिए तो 3 महीने की बात है, उससे पहले कितना कर्जा ले लिया। मैं अब जो है ना विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, 2 लाख करोड़ आज हरियाणा में कर्जा है। आपने कहा आप कर्जा और ले लो, लेकिन जिन वर्ग को मदद करनी चाहिए उनकी मदद कर दो। मैं आज भी कह रहा हूँ कर्जा मिल सकता है। जो केंद्र सरकार ने जो लिमिट बढ़ाई है कर्जा लेने की, उसका फायदा उठाना चाहिए और आप लोगों की मदद करनी चाहिए। अभी सबसे ज्यादा आप किसे मानते हैं कि सरकार को सबसे ज्यादा उस वर्ग की ओर ध्यान देने की जरूरत है? आपने 2 को तो गिनाया ही कि किसान और मजदूरों पर सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इसके अलावा और भी यहाँ पर अगर मिडिल क्लास की बात कर लें और दूसरे क्षेत्र से। नहीं 2 का नहीं करना, मैंने छोटे दुकानदार भी कहा, छोटे दुकानदार भी जिनकी दुकान ही बंद है जी उनके लिए क्या दिक्कत, जो ढाबा चलाता है उसके लिए, तो ऐसे वर्ग हैं। और साथ के साथ उद्योग में मजदूर भी हैं, उद्योगपति भी है, एक माहौल भी बनाना है और उसकी मदद भी करनी है, जो भी है। तो आप उद्योगपति को एक फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था कि अंतर्राज्यीय बस सेवा जो है वो शुरू कर दी जाएगी, लेकिन बाद में उसे वापस भी ले लिया गया। इस फैसले के वापस लेने को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो आज ही तो कल चलेंगी, अब रेलवे चलनी है, लेकिन जहाँ पर जरूरी हो वहाँ चलेंगे। अगर स्वास्थ्य के मोर्चे पर देखें, कितना मानते हैं कि मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ रहा है हरियाणा प्रदेश? देखिए, जो ये समय मिला है, कोविड इन्होंने हॉस्पिटल बना दिए, अब
रोहतक पीजीआई को बना दिया। इनको चाहिए था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को बनाए, बड़े बड़े संस्थान है उनको न बनाए। अब जो दूसरे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, मान लो कोई कैंसर का पेशेंट था जी, उसका इलाज बंद हो गया क्योंकि सारी ओपीडी बंद कर दी थी, अब तो शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ वो दिल्ली आया अपने इलाज के लिए, यहाँ से संक्रमण भी ले गया और तकलीफ भी। तो इस प्रकार से जो है तैयारी तो इन कोशिश किया, और वो भी योद्धा है, कोरोना योद्धा है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे स्वास्थ्य का कर्मचारी है, नर्सेज हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, ये इनको पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए। उनको जो है पूरा प्रोत्साहन। अब जैसे बसें भेजी उन्होंने मजदूरों के लिए, वहाँ दूसरे प्रदेशों में भी गई, जी, उसके कंडक्टर ड्राइवर हैं वो भी तो कोरोना योद्धा हैं, उनको भी पूरा करना चाहिए। आप हैं, मीडिया वाले हैं, ये जगह जगह जाके बात उठाते हैं, वो भी तो अपनी जीवन का रिस्क ले रहे हैं ना। जी, तो उनको भी आप उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। जो भी जब भी तो समाज एक होकर लड़ सकेगा। बिल्कुल सर, आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं और जनता को आपसे भी काफी उम्मीदें हैं। क्या आश्वासन देना चाहेंगे? हमारी बातचीत हमें यहीं पर इसको विराम देना होगा, लेकिन हम चाहेंगे जाते जाते आप जरूर ये बता करके जाएं कि आगे जो है विपक्ष किस तरह से मजबूती के साथ उसकी आवाज उठाने वाला है। पहले भी उठाता रहे, और जो उनके हित की होगी बात, उसकी जोर शोर से आवाज उठाएंगे। मैं कोई इस लड़ाई में विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन संवाद जरूर करूंगा। जी। और ये मुद्दे हैं, अब मान लो होगा तो बाद में उठेंगे। मेरे सरकार से यही है कोई ऐसा कोई फैसला ले, और लोगों से ये कहा है, लोगों से निवेदन है कि आगे बहुत सतर्कता से रहना है। ऐसा मत सोचो कि लॉकडाउन का मुद्दा ढील मिल गई मतलब सब हो गया, ये लापरवाह हो जाए। बहुत खतरा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, खासकर गांव में। जैसे कि अब तक मैं हरियाणा वासियों को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्हें बहुत ही अनुशासित तरीके से अपना दिया। जैसे गांव में ताश खेलते थे, ताश खेलना बंद कर दिया, हुक्का इकट्ठा पीते थे, इकट्ठा कर दिया। इस प्रकार से इस बात का एक आदत में शामिल करें, जब तक इसकी दवाई ना निकले इसका मतलब पूरी एहतियात जो भी एडवाइजरी है उसको माने। बहुत शुक्रिया सर आपका इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम चर्चा जो है इसे सार्थक बनाने के लिए बहुत शुक्रिया एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस संवाद के जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है किस दिशा में आगे बढ़ रही है, और विपक्ष जो है किस तरह से चाहता है कि सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे वो सहयोग जो है सरकार का कर सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि कोई विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद जरूर होना चाहिए, क्योंकि संवाद के बाद ही समस्या का हल हो सकता है। और साथ ही अपील भी की प्रदेशवासियों से, जनता से, कि अभी ये ना समझें कि खतरा टल गया है, एहतियात रखना बेहद जरूरी है। लॉकडाउन में ढील जरूर दी जा रही है, लेकिन कोरोना का खतरा जो है वो अभी भी सर पर बना हुआ है। लिहाजा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी के साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एहतियात बरतते रहें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।